उत्तर प्रदेश, जिसके ऊपर इस समय हर एक की दृष्टि है, निगाह है, नज़र है। और एक बार हम पुनः अभिषेक तिवारी जी को लेकर आ गए हैं, उनके सर्वे के साथ। साथ में कल एबीपी न्यूज़ का भी सर्वे आया, उसकी भी चर्चा करेंगे निश्चित रूप से। और विश्लेषक के रूप में हमारे साथ ओंकार चौधरी जी जुड़ गए। तो आइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमें सपोर्ट कर लीजिए और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए। आइए चलते हैं। नमस्ते आप सभी दर्शकों को और नमस्ते हमारे पैनल को। नमस्ते ओंकार जी, नमस्ते नमस्कार अभिषेक जी, संजय जी, आपके आप दर्शकों को भी नमस्कार। दोनों महानुभावों का नमस्कार संजय स्वागत सर, है। ओमकार सर, आप दोनों को बहुत प्रणाम है। आप दोनों से बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। तो हम आपसे आरंभ करते हैं अभिषेक जी। जी, तो आप हमें अपडेट करें, आप कहाँ से घूम के आ रहे हैं, क्या है अभी आपके तो निष्कर्ष, जी सर, और अभी ओवरऑल भी हमें अपडेट करें, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पे हैं, तो इसलिए आप हमें थोड़ा सा अपडेट करें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो जयपुर डायलॉग्स की टीम का मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, कह सकते हैं। थोड़ा सा उर्दू भी सीख रहा हूँ आपसे। अच्छा। हाँ इसी प्रकार से कुछ लिबरल वगैरह बोलते हैं शुक्रगुजार, तो मैं फॉर्मेलिटी करने का सोच रहा था, क्योंकि इतना यूपी अकेले घूमना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। तो जयपुर डायलॉग्स के साथ बहुत आसानी हो गया सपोर्ट मिलने के बाद। अब क्या है सर कि पिछले 5 दिन से मैंने अपने चैनल पे लाइव ही नहीं किया था, क्योंकि मैं बलिया और गाजीपुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में काफी ज्यादा व्यस्त था। और ऐसे गांव के जगह पे मैं पहुंचा हूं जहां पे शायद ये नोएडा या खान मार्केट गए ना पहुंचे, और मैं स्वयं था, तो ये कह सकता हूँ। अब कल एबीपी के सर्वे के बारे में बात करूं, उससे पहले मैं कुछ ट्रैक रिकॉर्ड सर प्रस्तुत कर देता हूं, आपका या मेरा या कोई। बिहार में एबीपी न्यूज ने कहा कि आरजेडी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। हमने एनडीए को मार्जिनल बहुमत दिया, 131 सीटें दी थी, 127 आई। उसके बाद पिछले लोकसभा में एबीपी न्यूज ने कहा, हमारे जो है वो हमारे सर्वे ने उनको 130 से 40 दी थी, तो 127 आई ना सर, 130 दी थी। तो उसके बाद सर इन्होंने लोकसभा में कहा कि भाई भाजपा तो 37 सीट लेके आएगी, लाई कितनी, 64 सीट। मैं ये बता रहा हूं कि एबीपी कितना समझदार है। आप ही के शो पे मैंने 1.5 महीने पहले कहा था, जब ये सर्वे पे भी नहीं गए थे, कि एबीपी का पहला सर्वे आएगा तो 270 सीटें देंगे, अगले सर्वे में 240 सीटें देंगे, और उसके सर्वे अगले सर्वे में 220 सीटें देंगे। अच्छा खासा ये लोगों को कंफ्यूज करने का एक प्रोपेगेंडा जो है इन्होंने चुन लिया। पैनल बिठाते हैं, ये आप जाते हैं तो आपको कहीं ग्राउंड पे इनके कार्यकर्ता मिलते हैं कि ये टेबल सर्वे ही कर लेते हैं सारा का सारा? मुझे तो लगता है सर टेबल सर्वे हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके सर्वे में कांग्रेस को 10 सीट मिल गई। 10 सीट अब सर कांग्रेस को? सोचिए, हाँ सर, कल के सर्वे में अब आप ये सोचिए सर, जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी, जब संपूर्ण रूप से शिया छोड़ करके सुन्नी कह लीजिए, सुन्नियों का वोट पूरी तरह से इनको मिला था पूरे प्रदेश का, तब जाकर के ये 7 सीट लेके आई थी। और इस बार ये अकेले लड़के 10 सीटें लेके आए। तब तो फिर ओंकार सर, बहन प्रियंका का डंका है भाई, डंका चलेगा ना। संजय सर, मैं काफी आप लोगों से युवा हूं, और यूपी अपने का डंका बहन प्रियंका। प्रियंका वाड्रा ना अब सर, आप कुछ ही ऐड कर लो, वाड्रा कर लो कुछ आप। नहीं, क्या मैं तो बोलते हैं? वाड्रा ही बोलता हूं। तो प्रियंका वाड्रा मैम के पास समीकरण क्या है? वही खानदानी लोग जो कांग्रेस को चलाने, कांग्रेस का सर, औराई विधानसभा गया, कांग्रेस का दफ्तर बंद। भदोही गया, कांग्रेस के दफ्तर पे लोग नहीं मिलते सर, उनसे बाइट लेने के लिए मतलब 3-3 घंटे इंतजार किए कि कुछ डिबेट शो चलाऊंगा अपने भी चैनल पे और आपको भी दूंगा आने वाले समय में। वहां चौपाल लगी है सर,
चौपाल में समाजवादी पार्टी के लोग मिल जाएंगे, आपको बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग मिल जाए, कांग्रेसी मिलता नहीं। तो जहां सपोर्टर तक नहीं मिला, मैं खुद एबीपी वालों से जानना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने 10 सीट कोई तो दी होगी ना सर, यूं ही उठा के तो आप नहीं देंगे। चलिए मान लिया वाराणसी की सीट हो गई या फिर कोई विधानसभा, वो आखिर क्योंकि अगर सर्वे में यही हाँ, बोल फिर देना तो कि अब बनारस तो फिर तो वो तो कैंट की सीट जीतेंगे उससे। और आप क्या बात कर रहे हैं सर, इनको बनारस में सीट असंभव सर। मतलब अब यही बात है कि अब बोलना ही है तो आप ये भी बोल दो कि भाई गुजरात को ये मोदी, गुजरात में एकदम बड़ौदा से मोदी को 5 लाख वोट से कांग्रेसी हरा देंगे। अब तो यही लॉजिक बचा फिर बोलने को, जब कुछ भी बोलना है तो। जमीन पे सर हवा बिल्कुल। सबसे 3 चीज आपको, आपके दर्शकों को आज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। किसान आंदोलन की असफलता के बाद और ये जो एक्सपोज हुआ है, इसके बाद ये पूरा तरह से खान मार्केट लिबरल गैंग बौखला गया है। आप देखेंगे कि इस वक्त जो प्रोपेगेंडा चल रहा है यूपी में अजब तरह का। अच्छा, इनका सर्वे, हमने दर्शकों से जिन्ना वाले मुद्दे पे सवाल किया था जी, कि अब इन्होंने सर्वे में ये जिक्र नहीं किया, और मैंने आप ही के चैनल पे कहा था कि जैसे जैसे ओवैसी का कद बढ़ेगा वैसे वैसे अखिलेश यादव गलतियां करेंगे। और ये पहला ब्लंडर इनका था कि जिन्ना सेकुलर, जिन्ना तो आडवाणी जी को ले डूबा, फिर अखिलेश यादव तो बच्चा है। खैर मैं मुद्दे पे आता हूं सर। जिन्ना के मुद्दे पे हमने सवाल पूछा दर्शकों से। 74% उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा है कि जिन्ना को सेकुलर कोई बेवकूफ आदमी कह सकता। अब मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं, मैंने जो उसमें ऑप्शन दिए थे उसमें एक कहा था कि कोई बेवकूफ आदमी कह सकता है जिन्ना को सेकुलर, कोई समझदार आदमी, कोई सेकुलर आदमी, या कोई एक बहुत मैच्योर आदमी। वैसा ये 3 ऑप्शन लेके, और या फिर हमें पता नहीं। तो हमें पता नहीं वालों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन जो पहला ये था कि कोई बेवकूफ आदमी ही जिन्ना को सेकुलर कह सकता है, तो आप अखिलेश यादव जी का समझ लीजिए। अगर उनके संबंध में 74% उत्तर प्रदेश में लोग ये बात कर रहे हैं, बाकी भाई बहन की तो मैंने बात ही नहीं। अब ओमकार सर जी। ज्यादा समझ हमसे ये है, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। हाँ, तो अब आप पहले आप गाजीपुर बलिया के दौरे के बारे में हाँ बता दें, फिर हम ओमकार जी के पास हाँ, पहुंचे। गाजीपुर और बलिया में सर देखिए, सबसे पहले हम बक्सर से पार होकर के ब्रिज से जो है बलिया के गांव में कहते एक बलिया में बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है, काली रेस्टोरेंट करके। वहां पे हम बैठे और हमने चर्चा वहीं से शुरू की कि भैया के जीती हो, ऐसे टिपिकल जो यूपी का टोन होता है वहां से। क्या लग रहा है, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। एकदम रेस्टोरेंट में बैठे हुए लगभग जितने लोग थे, एक सुर में उन्होंने कहा कि योगी का तो कोई विकल्प ही नहीं है, यूपी में तो चुनाव ही नहीं हो रहा है, विकल्प विहीन चुनाव है। उसके बाद हम बसपा के मंडल ऑफिस गए। एक अच्छी बात यह है कि बलिया में बसपा फाइट कर रही। मीडिया भले न माने, लेकिन मैं जहां भी यूपी में जाता हूं मैं बसपा को नगण्य नहीं देख पा रहा हूं। बसपा की मौजूदगी है और अच्छी खासी मौजूदगी उनके कैडर, और वो मान के बैठा है कि हमें अकेले भले चुनाव लड़ना है, पर अखिलेश यादव नहीं रहेगा तो बीजेपी के बाद हम मेन विपक्ष विकल्प बन के उभरेंगे, लेकिन इस चुनाव को हम अकेले लड़ेंगे अपनी ताकत से। जब हम गाजीपुर गए तो गाजीपुर में एक संत है, उनके आश्रम में हम लोग गए पहले, और फिर हमने संत का जी का नाम नहीं लूंगा, वो बहुत फेमस संत है वहां के। मैंने पूछा कि मुख्तार अंसारी वगैरह से पूरा होते हुए फिर मुद्दे पे जब हम आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे वोटिंग जो है वो हिंदू और मुस्लिम पे ही होता है, आप भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ और होता होगा, क्योंकि जो बैलेंस है वो डेमोग्राफी का, वो थोड़ा सा शहर में वो थोड़ा अलग है। अच्छा, यादव फैक्टर वहां पे है, लेकिन फिर भी गाजीपुर में मुझे लगता है कि बीजेपी को 4 सीट मिल जाएगी कितने इस में बार, सर? 5 में से। और बलिया में बलिया में सर स्वीप कुल सीटें कितनी? 5। तो ये 10 में से 9। पूर्वांचल का सर मैं एक बात बता दूं, पूर्वांचल के 156 में से इस बार मैंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को
क्योंकि मिर्जापुर में वो अपना 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 दल भी फाइट कर रही है साथ में। मैंने एनडीए को 156 में से 108 सीटें दी है, और पिछली बार एनडीए को 91 सीट आई थी। आजमगढ़ जैसी जगहों पे क्या स्थिति है जहाँ पे बहुत MY बहुत सुदृढ़ कॉम्बिनेशन है? जहां भी सर MY सुदृढ़ कॉम्बिनेशन है, वहां पे देखिए सर, मुझे कहीं एक जो होता है ना कि समाजवादी पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में जिताने के लिए एक एड ऑन फैक्टर की जरूरत है कि MY के अलावे एक वोट ओबीसी से ही या फिर पिछड़े वर्ग से, अति पिछड़े वर्ग से एक आकर के जुड़े। वरना 8% और वाई हम एम नहीं कह सकते सर, इसमें पसमंदा है। मैं फिर से आपके चैनल पे अनुरोध करता हूं सर, इसमें पसमंदा है, शिया है, सुन्नी है, तो हम मुसलमान वोट कहना छोड़ दें। इस प्रकार से हिंदुओं में हम जाति ढूंढते हैं, क्योंकि वहां पे है सर ये दिक्कत है, खास करके यूपी में। तो अब मैं जमीन पे देख रहा हूं तो दिक्कत है तो है। पसमंदा वोटर कहाँ अशराफ के साथ बैठ रहे हैं, एक खालिस उर्दू बोलने वाले, एक मिट्टी की भाषा बोलने वाले साथ में बैठ तक नहीं सकते हैं। वोटिंग की तो बात ही नहीं है सच में। तो ये सच्चाई है, इसको समझ लेना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा की तरफ जाएगा पसमंदा वोटर, वो हो सकता है बसपा की तरफ चला जाए, लेकिन ये जरूर है कि जहां ये छोटे भाई बड़े भाई के पजामा या फिर वो बड़ा ये एलिट टाइप के नजर आने वाले उर्दू जो है अशराफ वाले जो बोलते हैं, वो जहां जाएंगे उसका उल्टा पसमंदा जा रहा है, हर जगह जा रहा है, हर जगह स्पष्ट रूप से दिखता है। तभी मैंने वो सवाल पूछा था ना सर, आपके चैनल पे बताया था कि मोदी की स्कीम की डिलीवरी जो आपके बैंक अकाउंट में 500-500 रुपए आ गए, या फिर गैस चूल्हे का मैंने पूछा था कि मिला या नहीं मिला, घर का 2.5 लाख मिले सर, और मुसलमानों बहुत ज्यादा मिले हैं। और इसको लेकर के कई हिंदू में नाराजगी है सर कि देखिए सारा तो मुसलमानों को मिल गया है, हिंदुओं को तो कम घर मिले हैं, हमें कम कॉलोनियां मिली हैं। ऐसी भी बातें हमारे टीम को समझ में आई है और हमने लिखा है बाई नेम ऑडिट। तो ये सारी भी चीजें हैं, लेकिन जहां जिन पसमंदाओं को घर मिला है वो इस बात को मानते हैं कि हमको बेवकूफ बना रहे हैं, अरफा खान शेरवानी टाइप लोग, हमको नहीं सुनना है। एक आध तो आपके चैनल पे भी आते हैं एज एक्सपर्ट। हमारे तो है ना वो क्या फयाज साहब। जी फयाज साहब वाकई फयाज साहब बहुत से पूरा अशराफ हाँ, तबका और अशराफ का जो हामी तबका है, इंक्लूडिंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो सब उनसे सख्त खफा है। लेकिन जयपुर डायलॉग्स के दर्शक तो उनसे बहुत प्रसन्न हैं, और मुझे लगता है कि आपके दर्शक भी प्रसन्न होंगे। बिल्कुल 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 सर, मतलब अ, जिस बेबाकी से वो। अब हम चले ओंकार जी के पास और जी सर। उनका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो ले लेते हैं। ओंकार जी। संजय जी, अभिषेक जी, मेरा तो ये कहना है, अभी वोटिंग में भी बहुत समय है, अभी चुनाव घोषित भी नहीं हुए हैं, पर मेरा ये मानना है, जितने चुनाव मैंने देखे हैं, अलग अलग अखबारों में काम करते हुए कवर किए हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, लुटियन मीडिया को तो हम भूल जाएं। लुटियन मीडिया में क्या दिखाया जाता है, क्या शो किया जाता है, क्या प्लांट किया जाता है, और किस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिशें की जाती है, उसको हम पूरी तरीके से उठा करके एक तरफ रख दें, तो उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का अभिषेक ने बताया है। वेस्ट यूपी चूंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मेरठ है, तो मैं आता जाता रहता हूँ, वहाँ का माहौल देखता हूँ, और इसके बावजूद के मेरे मेरठ जिले के पड़ोस से ही राकेश टिकैत है, मुजफ्फरनगर से, और जिस तरह से ये लुटियन मीडिया उनको फुटेज देता है, मतलब कोई दिन ऐसा जाता होगा जब उसको आधा आधा पौना पौना घंटे के लिए गालियां सुनने के लिए ना बैठाता हो, लाइव ना करता हो। मतलब उसको इतना बड़ा नेता बना करके रख दिया है इन मूर्खों ने, मतलब जिसको 4 शब्द ठीक से बोलने नहीं आते, जिसको शुद्ध हिंदी में बात करनी नहीं आती, जो पता नहीं क्या आए बाएं साएं बकता है,
उसको इन लोगों ने इतना बड़ा लीडर बना के छोड़ा हुआ है और उसको भी गलतफहमी हो गई है कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया हूँ। इसलिए वो हरियाणा भी जाता है तो खट्टर सरकार को 1 मिनट में जो है उतार करके फेंक देता है सीट से। वो कहता है कि साहब मोदी को और योगी को भगाओ और पता नहीं क्या-क्या मतलब खाम-ख़याली जो है वो उसने ऐसे-ऐसे वो पाल लिए हैं और शायद आरएलडी को, समाजवादी पार्टी को और जिनका अभी अभिषेक ज़िक्र कर रहे थे, प्रियंका वाड्रा को, इन सबको भी एक ऐसे अलौकिक संसार में पहुँचा दिया है, जहाँ उनको लग रहा है कि बस अब तो चुनाव की घोषणा होगी, अधिसूचना जारी होगी, प्रत्याशी घोषित होंगे और उसके बाद बस वोट गिनने की बारी है और शपथ ग्रहण की तैयारी करनी है। मतलब ऐसे हालातों में इन सबको इसने पहुँचा दिया है। पर एक्चुअल में ज़मीन पर जो स्थिति है, वो एकदम डिफरेंट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ-कुछ पॉकेट में आरएलडी का थोड़ा-सा स्पार्किंग दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब ये नहीं है कि जितने लोगों से बात करो वो सब अजीत सिंह की या उनके लड़के की ही बात करते हों। वो भारतीय जनता पार्टी की भी बात करते हैं, कई बार संतुलित बात करने वाले भी मिल जाते हैं, कई बार राकेश टिकैत को गालियाँ देने वाले भी मिल जाते हैं। तो वहाँ पर अगर मोटे तौर पर हम एक औसत निकालने की कोशिश करें, तो अगर जयंत चौधरी को अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके 5 से 7 सीटें भी पूरे वेस्ट यूपी में मिल जाएँ, तो मैं इनकी बड़ी उपलब्धि मानूँगा। और ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँगे कि भारतीय जनता पार्टी जिन जाट कैंडिडेट को खड़ा करेगी अपने टिकट दे कर के, बस उनको हरवा दें। 5-7 सीट से ज़्यादा का कोई किस्सा इनका बिल्कुल है नहीं। और अगर किसी को भ्रम है, तो मैं फिर दोहरा देता हूँ, पहले भी मैंने बताया था कि जब पंचायत चुनाव हुए तो क्या हुआ था? मुज़फ्फरनगर में भी जिला पंचायत का चेयरमैन जो है, वो भारतीय जनता पार्टी का बना है। शामली में भी भारतीय जनता पार्टी का बना है। बागपत में भारतीय जनता पार्टी की जल्दबाज़ी और बेवकूफ़ी की वजह से आरएलडी का बन गया, वो लड़की महिला बन गई। वरना वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला था। वेस्ट यूपी में ज़्यादातर जो चेयरमैन पंचायत हैं वो और अगर हम ये मान कर के चलें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पंचायत चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, चलो ये भी मान लेते हैं। तो भी कैराना की जो योगी की आपकी सभा है, वहाँ उन्होंने जो लाइन ली है, वहाँ उन्होंने जो अपने चुनाव की टोन सेट की है और मुज़फ्फरनगर की अखिलेश यादव की जो सभा है, जिसमें अल्लाह और मल्लाह का नारा दिया गया है। अच्छा। अल्लाह अल्लाह और मल्लाह का नारा दिया गया है। अल्लाह और और मल्लाह। और ये ये तो ईश निंदा हो गई। हाँ, तो ये तो इन्होंने ब्लास्फेमी हो गई, ये तो बहुत गलत बात है। इन्होंने इस कश्यप समाज के नाम पर ये जनसभा की थी, हुँ, लेकिन कश्यप थे मुट्ठी भर, हुँ, होंगे भी कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं और उसमें मुस्लिमों की भीड़ कहीं ज़्यादा थी। तो ये भीड़ में भी एक्सपोज़ होते हैं। अगर मीडिया ठीक तरीके से चीज़ों को कवर करे और उन पर अपना कैमरा ठीक तरीके से घुमाए भीड़ पर, तो हुँ, ये पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो सकते हैं। कभी ब्राह्मणों के नाम पर, कभी बुद्धिजीवियों के नाम पर, कभी कश्यप के नाम पर। मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव से, क्यों भई, जब आप 5 साल तक चीफ मिनिस्टर थे, तब आपको कश्यप याद नहीं आए? आज तो आप कश्यपों से एक ज्ञापन पत्र प्राप्त करते हैं, नाटक नौटंकी करते हैं और कहते हैं कि आप जितनी माँगे कर रहे हैं, हम सब स्वीकार करेंगे। लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं, तो केवल आपको यादव याद आते हैं। इसी तरीके से बहन जी होती हैं, तो उनको भी एक वर्ग, एक समुदाय के लोग ज़्यादा याद आते हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी पर ये ब्लेम तो हम नहीं कर सकते हैं ना, कि वो किसी वर्ग विशेष की, जाति विशेष की या धर्म विशेष की ही
राजनीति करते हैं या उन्हीं को मोबिलाइज करते हैं, वो अगर ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास या सबका प्रयास, तो कहीं ना कहीं वो जमीन पर भी दिखाई देता है। और इसकी वजह से एक तबका भी उनसे नाराज है कि ये आप सबका विश्वास क्यों बात कर रहे हो, इस तरह की बातें आप क्यों कर रहे हो। तो मेरा कहना ये है शुरुआती टिप्पणी में संजय जी और अभिषेक जी, कि देखिए दो तरह के छात्र होते हैं। एक होता है जो पूरे साल मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और फिर एग्जाम में बैठता है। एक छात्र होता है जो एग्जाम बिल्कुल सिर पे आने के बाद दिन रात जो है लालटेन, अब तो लालटेन नहीं है, पर बल्ब जला करके जो है, ट्यूबलाइट जला करके माथापच्ची करता है, एग्जाम में बैठता है। तो साल भर जो मेहनत करता है उसका रिजल्ट अलग ही दिखाई देता है, और वो ही उत्तर प्रदेश में दिखाई देने वाला है। जी संजय सर, अभिषेक जी, अब जरा अब थोड़ी सी बात, हाँ, आप ओंकार जी की आज बात पे कोई कुछ कहना चाहते थे वो आज पहले। मेरे लिए थोड़ा गौरव का दिन है। मैंने अपने दूसरे सर्वे में आपसे कहा था 1 महीने पहले कि पश्चिमी यूपी में अगर आरएलडी को 5 सीट मिल जाए तो आप समझिएगा कि उनपे आशीर्वाद है। और आज जब ओमकार सर ने ये बात कह दी तो मुझे लगा कि मैं एज अ युवा काफी तेजी से कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ जमीन पे। और अच्छा लगा मुझे कि हाँ, मैं ठीक ठाक समझ रहा हूँ यूपी की नब्ज को। लेकिन एक बात मैं और कहता हूँ आपके चैनल पे आज, अगर कांग्रेस 5 सीट जीत जाएगी, उससे ज्यादा का संभावना नहीं है, 5 सीट जीत जाएगी तो ये ईश्वरीय चमत्कार हो जाएगा सर यूपी। मैं एक उसमें और ऐड कर दूं। जी सर। वो ये कि जो एबीपी न्यूज़ ने कहा है, जी, और उन्होंने इनको सीट दी है 152 से 170 शायद, आपके उसमें समाजवादी से सर पार्टी। 100 माइनस कर दीजिए। अब मैं कह रहा हूँ आपको, अगर कांग्रेस जीत गई 10 सीट तो समाजवादी पार्टी जो है वो 47 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो 100 के ऊपर तभी जा सकती है जब कांग्रेस 1 या 0 2 रहे। करे। हाँ, ये बात। अच्छा सर, एक और चीज, आप तो इतना दिन से इलेक्शन करा रहे हैं और जमीन पे इतना आपने काम किया है, इलेक्शन देखा है और करवाया है। 41% एबीपी ने भाजपा को वोट शेयर दिया है और हमने अपने लास्ट ओपिनियन पोल में 47.7% दिया था। समाजवादी पार्टी को सर 31% वोट है, उनके सर्वे को ही मान लेते। 3 कॉर्नर की फाइट है। वो कह रहे हैं कि हाँ 17% वोट जो है, वो तो 4 कॉर्नर मान रहे हैं, कांग्रेस को भी मान रहे हैं। हम तो 5 कॉर्नर मान रहे हैं सर, हम तो वैसी को भी मान रहे हैं। और जिनको नहीं है वो एक बार जा करके अतीक अहमद का और उनके परिवार वालों का जलवा जो है प्रयागराज में जाके देख लें। इस वक्त वो अभी से प्रचार कर रहे हैं सर। और मैं गाजीपुर गया था तो स्पेशली मुख्तार अंसारी वाला और ये जो ओवैसी वाला है नब्ज टटोलने ही तो गया था गाजीपुर से, क्योंकि मुख्तार अंसारी तो वहीं से है ना बेसिकली। तो मेरा मुद्दा था कि क्या ऑल इंडियन इत्तेहादे मुसल्लमीन खाता वहां से खोलेगी कि नहीं सर। तो 1 सीट इसीलिए मैंने माइनस की है बीजेपी की सर। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, बहुत पॉसिबल है सर, बहुत पॉसिबल है। की बात या ये भी हो सकता है कि वो सीट भाजपा को चली जाए, क्योंकि वो वोट स्प्लिट हो सकता है थोड़ा बहुत समाजवादी की तरफ अगर चलेगा तो, वरना समाजवादी पार्टी को नहीं जा रही है उधर वोट, मोस्टली जो है ओवैसी को जा रही है वो वहां पे स्पेशली। आप गाजीपुर सदर सीट की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं वही सदर सीट की बात कर रहा हूँ जी। तो मैं अभी चुनाव आयोग का थोड़ा लिहाज कर रहा था तो एग्जैक्ट नहीं बता रहा था वो सीट एक एक जो है। नहीं, चुनाव आयोग का लिहाज तो अभी नहीं करना, बिल्कुल। चुनाव आयोग का लिहाज तो जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद करेंगे, अभी नहीं। हाँ, उसके बाद ही करेंगे, बिल्कुल ना करें। तो उसके बाद भी हमारे हाथ तो फिर भी नहीं बंधे हुए, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी नहीं बंधे हुए। हाँ, यूट्यूबर्स के तो नहीं बंधे हुए। बिल्कुल ओमकार सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। नहीं, लेकिन मैं एक मतलब बता रहा था अपना जो एक्सपीरियंस है कि जो मैं गाजीपुर के सदर में देख के आया,
वो अगर समाजवादी पार्टी का नेता देख लेगा तो हो सकता है जिन्ना के बाद जो है हम्म। वो अल्लामा इकबाल को भी पूजने लगे। नहीं, मैं उनको सलाह देता हूँ, अगर मेरा वो उनको मेरे से लेनी चाहिए कंसल्टेंसी। मैं उनको कहूँगा कि तुम तो जो है वो कासिम रिजवी जो है उसको यहाँ पर दोबारा जिंदा करो, और कासिम रिजवी के साथ में कहो कि साहब कि जैसे ही हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाएंगे वैसे ही हम हैदराबाद को फिर लिबरेट करा देंगे। तो अब जो भी है, वैसे तो आपके चार्जेस महंगे होंगे, पता नहीं समाजवादी अफोर्ड बट आप ये देखिए सर, युवाओं में अलीगढ़ हो, गाजीपुर सदर हो, ओवैसी एक कल्ट फिगर है सर। वो ओवैसी को अपना मसीहा से कम नहीं मानते हैं सर। खास करके मैं बात कर रहा हूं, मतलब युवा वोटर 35-40 साल के नीचे का जो है, उनको बुजुर्ग समझा रहे हैं मस्जिदों में बुला के, सर देखो वोट नहीं पड़ना चाहिए, समाजवादी पार्टी को देना है। और वो मानने को तैयार नहीं कि क्या कर लिया समाजवादी पार्टी ने हमारे लिए। वो क्लियर कट बोल रहे हैं सर ग्राउंड पे। हमें आपको याद होगा कि हमारे 2 बच्चे जो है वो टोपी और ये पहन के गए हुए थे उनके इलाके में सर्वे करने के लिए, स्पेशली मुसलमान बन करके। अब मैं बोल देता हूं क्योंकि हमारा वो सर्वे कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैं बोल देता बताइए हूं, बताइए कोई बताइए। दिक्कत। सर युवाओं से जब हमने मुसलमान युवाओं से, सुन्नी मुसलमान, यहां मैं जी। क्लियर कर दूं, शिया अलग, सुन्नी मुसलमानों से जब हमने सवाल पूछा कि आप उत्तर प्रदेश में मुसलमान के लिए बेहतर काम करने वाला किसको देखते हैं, अखिलेश यादव को, मायावती को, या फिर असदुद्दीन ओवैसी को, 53% युवा मुसलमान सुन्नियों ने कहा कि ओवैसी हमारा सही मायनों में नेता है। और ये चीज मैंने महसूस की थी बिल्कुल सीमांचल में, चूंकि मैं बिहार से हूं, और मैं इकलौता बनता था जिसने बोला था कि सीमांचल इसमें में इस बार दूसरी बार भले चुनाव लड़ रही है, सीमांचल में ओवैसी सीटें जीते। और मैं फिर से यकीन कर रहा हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में ओवैसी का खाता खुलेगा। और अगर ओवैसी का खाता खुलेगा तो हम लोग जो कंक्लूड कर रहे हैं अभी, थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा सर। हो सकता है बीजेपी उस 300 के बैरियर को तोड़ के कहीं आगे निकल जाए, और फिर जो आए के एबीपी वाले, फिर उनका तो काम है, स्पेशली ये तो अब रटा रटा है कि हमारा सर्वे गलत हो गया, माफ कर दीजिएगा। हर चुनाव के बाद वो आते तो हैं हम कभी ये, कभी गाहे बगाहे 2-3 साल में एक कोई सही हो जाता है, उसको लेके फिर अगले सही होना 3-4 अलग साल बात तक सर, काम ऐसा करते रहते हैं। कैसे हो सकता है कि आप जमीन को बिल्कुल रीड नहीं कर रहे। मेरा ये सवाल होता है कि सर आप इतना ब्लंडर कैसे कर सकते हैं। मैं ब्राह्मण वोट बिखर, आप ही के चैनल पे मैंने जो है उनका बाइट दिखाया था, जो कि मंदिर के पुजारी हैं विंध्याचल मंदिर के, पूरा कॉरिडोर टूटा हुआ है सर, और वहां का एक ब्राह्मण हिलने को तैयार नहीं, कह रहे नहीं हम तो योगी जी के साथ खड़े। वो संत हैं, संतों ने हमेशा सनातन धर्म का सम्मान किया है, इसमें ब्राह्मण विरोध और राजपूत और ये सारा चीज कहां से। तो मीडिया नैरेट कुछ करता है, जमीन पे विपक्षी नेता कुछ और बोलते हैं, लेकिन जमीन जो है वो कुछ और कहती है। चाहे पूर्वांचल हो, जैसे पिछले शो में भी हमने एक बात की थी सर, बुंदेलखंड में पानी बहुत बड़ी समस्या है, वहां पानी हाँ, मामूली समस्या नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। मैं रहा हूँ और जो, बुंदेलखंड में। मेरे पिताजी और पोस्टेड थे बुंदेलखंड में, बांदा में। एग्जैक्टली सर, और जो काम किया है योगी सरकार, सनातन धर्म में वैसे भी कहते हैं कि प्यासे को पानी पिला देना बहुत बड़ी बात है। जो काम किया वो मार्जिनस काम है सर, बहुत बढ़िया काम है, वहां के लोग खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हमको योगी को ही वोट करना है। आप जबरदस्ती ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, वहां के लोगों ने माना नहीं है कि किसी और को ऑप्शन। तो जमीन पे तो ऑप्शन बनने दीजिए पहले, उसके बाद देखेंगे। अभी तो योगी जी का मुझे टेक्निकली कोई विकल्प सर नजर नहीं आया। अगर भविष्य में कुछ, क्योंकि भारत का मूड नहीं कह जी, सकते, अभी चुनाव में भी टाइम है, लेकिन अभी आज के दौर में मैं कहूंगा सर 280 फॉर श्योर बीजेपी। मैं जी। बिल्कुल विपरीत हूं एबीपी से। अब मैं ओंकार जी को लेता हूँ कि जो अभी पिछले कुछ दिनों में जो मुद्दे जो आगे आए हैं, और उन मुद्दों की आप कैसी प्रतिक्रिया देखते हैं, जो अभी इस समय जो विमर्श बना हुआ है, जो नैरेटिव बना हुआ है, जो मुद्दे उछल रहे हैं, वो आप पिछले कुछ दिनों में जैसे हुआ, जैसे एक
जिन्ना का इशू छेड़ दिया हमारे इन्होंने, आपके अखिलेश यादव ने। फिर कैराना वाला इशू जो है वो योगी जी ने पकड़ लिया। तो इसका जो हिंदू मुसलमान बनाने का कार्यक्रम है वो तो आरंभ किया, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने, और उस पे मुझे अभिषेक से ये बात सही लगती है कि ओवैसी के चक्कर में ये गलतियां कर रहा है। मैंने ये देखा है कि कैसे मुसलमानों का वोट लेते हुए भी इलेक्शन को पोलराइज ना होने दिया जाए। मैंने ये सफलतापूर्वक नीतीश और लालू को जब वो मिलकर चुनाव लड़े थे तब करते देखा है, और अखिलेश में वैसा कोई कौशल मुझे नहीं दिखाई पड़ा। आपका क्या विचार है? संजय जी, आप किससे तुलना कर रहे हैं? नीतीश बाबू और लालू यादव जो हैं वो तो मतलब तपे तपाए नेता हैं, नीचे से संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। जेपी का भी साथ रहा है, कर्पूरी ठाकुर के टाइम के लीडर हैं। इसके अलावा अगर बाद की बात करें तो हम चौधरी चरण सिंह से लेकर के देवीलाल के संपर्क में रहे हैं। दूसरे कई उस समय लीजेंडरी लीडर रहे हैं, उनके संपर्क में रह करके यहाँ तक आए हैं, तो उनका तो जो राजनीतिक कौशल है वो एक अलग लेवल का है। ये तो पैराशूटर हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव उस वंशवादी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनको इसलिए पोजीशन मिल गई है या मुख्यमंत्री बन गए हैं क्योंकि इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। इनके पिताजी की जो कमाई थी वो इन्होंने खाई है पिछले 5 साल के कार्यकाल में। वरना एक चीफ मिनिस्टर को जितनी चीजों की जानकारी होनी चाहिए उसका इनको 10% भी ज्ञान नहीं होगा 5 साल के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी, मैं ये कह रहा हूं। तो इनको राजनीतिक अनुभव जो है वो, और पता नहीं कौन सलाह दे रहा है इनको। एक्चुअल में तो जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मुराद पूरी कर दी जिन्ना का जिक्र करके। और देखिए रही सही इससे कांग्रेस ने कर दी आज, नहीं, कल आजकल में। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए कि जब वो ये कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कि साहब अगर जिन्ना को इस देश का पहला प्रधानमंत्री बना देते तो देश का बंटवारा ही नहीं होता, तो कांग्रेस की आपराधिक चुप्पी देखिए। एक प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सामने नहीं आई, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। इसी तरीके से जब अखिलेश यादव ने कहा था कि जिन्ना जो है, जिन्ना, सरदार पटेल, नेहरू जी, ये तो सब एक ही संस्थान से पढ़ करके जो है बैरिस्टर बने थे, तब भी कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। लेकिन ये कांग्रेस वो कांग्रेस है ही नहीं। इसका पूरी तरीके से कहना चाहिए कि मुस्लिम लीगीकरण हो चुका है। और ये कब से परिवर्तन आया है कांग्रेस के भीतर कि आज ये जिन्ना की भी आलोचना करने को तैयार नहीं है। इनकी राजनीतिक मजबूरी समझिए। 1998 से पहले की कांग्रेस अलग कांग्रेस थी। 1998 में जब सोनिया गांधी इसकी माई बाप बन गई, उसके बाद से आप देखिए कि कांग्रेस का किस तरीके से एक अलग रूप स्वरूप सामने आ रहा है। मतलब आप अगर देखें, ध्यान से देखें, तो इंदिरा गांधी पर तो ये आरोप था कि उन्होंने जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनका एक तरीके से अधोपतन कर दिया। उनकी जो गरिमा थी उनका उनको उनको नीचे डाला उसने। लेकिन सोनिया गांधी ने क्या किया था जब 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, इन्होंने एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बना दी। उसमें एनजीओ में काम करने वाले लोगों को सदस्य बना लिया, खुद उसकी चेयरमैन बन बैठी, और पहली बार इस देश में केंद्रीय कैबिनेट किसी
एनएससी की सिफारिशों पर प्रस्ताव पारित करके कानून बनाने लगी। और जो बात मैं कह रहा था कि ये मुस्लिम लीग बनने जा रही है कांग्रेस, वो किस लिए? क्योंकि इनके कारनामों ने और 10 साल के केंद्र में शासन ने लोगों का भरोसा ही नहीं तोड़ा। पक्के तौर पर उनके मन में ये बैठा दिया है कि ये बेहद भ्रष्ट लोग हैं। ये लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको भी तोड़ते हैं। इन्होंने अगर देखें तो अमित शाह को भी परेशान किया उस दौर में, इन्होंने नरेंद्र मोदी को भी परेशान किया, इन्होंने तब के संघ प्रमुख सुदर्शन साहब को भी जेल में डालने के षड्यंत्र रचे। इन्होंने संघ पर ये आरोप लगाए और ये ऑन रिकॉर्ड है। कांग्रेस का जो जयपुर अधिवेशन था उसकी मिनट्स उठाकर देख लीजिए। तब के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने ये आरोप लगाए थे कि संघ आरएसएस ये आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको हथियार भी देते हैं। बाद में जब हंगामा हुआ पार्लियामेंट के भीतर भी और बाहर भी, तो माफी मांगनी पड़ी इनको। दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से वो पूरा एक वातावरण बनाने की कोशिश की थी 2008 में मुंबई अटैक के बाद, के साहब ये तो आरएसएस ने करवाया है, भारतीय जनता पार्टी वालों ने करवाया। मतलब एक विमर्श ये बनाना चाहते थे, परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते थे कि जैसे, और ये तो खुद राहुल गांधी ने कहा था अमेरिका के एम्बेसडर से कि इस्लामिक जो कट्टरपंथ है, आतंकवाद है, उससे ज्यादा खतरनाक तो हिंदू आतंकवाद है। तो ये एक्चुअल में तब से अगर आप कांग्रेस को रीड करें तो आपकी समझ में आएगा कि ये मुस्लिम परस्ती क्यों करते रहे हैं। इनको पता है एक एक करके इनका जो कोर वोटर था, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित, वो खिसक गया। अलग अलग कारणों से अलग अलग काल में खिसका, लेकिन अब ये ठन ठन गोपाल हैं। तपती हुई सड़क पर नंगे पैर चलने को अभिशप्त हो गए हैं। दूर दूर तक एक वोट इनको दिखाई नहीं देता है। इनको लगता है कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी जो मुस्लिम वोट आरजेडी को या नीतीश को चला जाता है या समाजवादी पार्टी को चला जाता है या कहीं कहीं मायावती को चला जाता है, वो हमें मिलना चाहिए। ये डेस्परेट हैं कि पूरे देश का मुस्लिम वोट अगर इनको मिलने लगा तो कुछ जातियां इनके पास वापस लौट सकती हैं और ये सरवाइव कर सकती हैं। यही वजह है कि आज जिन्ना के बारे में भी अगर कोई टिप्पणी कर देता है तो ये आपराधिक चुप्पी करके बैठ जाते हैं, खामोश बन के बैठ जाते हैं, जबकि इनको रिएक्ट करना चाहिए। और ये जो सलमान खुर्शीद ने किताब में लिखा है, ये क्या मतलब हम ये समझें कि उसने अपनी बुद्धि से लिख दिया होगा? ये मतलब राजनीति में टाइमिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक उत्तर प्रदेश के चुनाव से कुछ समय पहले किताब का विमोचन और उसमें वो कंट्रोवर्शियल चीजें लिखना, जिसमें फिर से हिंदुत्व की तुलना एक तरीके से बोको हरम आईएसआईएस से करना, ये तो सोची समझी रणनीति है, साजिश है। एक तरीके से उस मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने की, जो अखिलेश यादव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो डेस्परेशन है कांग्रेस का, वो हमें समझना पड़ेगा। तो हाल की जितनी ये कंट्रोवर्सी हैं, ये पूरी तरीके से नियोजित हैं। और कांग्रेस, आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक जैसे जैसे आते जाएंगे, ये इन चीजों को और गरमाएंगे। अभी इसमें ये और घी डालने की कोशिश करेंगे। जी, और जो कुछ और इश्यूज़ साथ में आए हैं, उन पर भी आपकी टिप्पणी ले लूँ ओंकार जी, उसके बाद फिर अभिषेक जी के पास दोबारा चलेंगे। तो इसी बात को, जो कांग्रेस ने जो बात की, उसी को राशिद अल्वी ने आगे बढ़ाया। और बड़ी रुचिकर बात ये थी कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिन्ना की निंदा की। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। दूसरा जो है वो मामला मैं देखता हूँ, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को जो महामंडलेश्वर बनाया और जो उन्होंने जिस प्रकार से
कुछ वो गाजियाबाद के आसपास एक नई ऊर्जा का संचार किया, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और तीसरा, ये जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं और कांग्रेसी राज्यों में कम नहीं हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? ये तीन आप मुझे केजरीवाल ने भी नहीं किए हैं। अभी कई लोग हैं जो 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 कुछ कारनामे कर रहे हैं। पर जहाँ तक पेट्रोल डीजल का सवाल है, संजय जी, मेरा ये मानना है कि कुछ चीजें तो केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। जैसे ये है कि भाई, अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए गए इतने समय तक, अब तो खैर कर दिए गए और ठीक ठाक कर दिए गए, लेकिन हाँ, एक वर्ग था जिसमें नाराजगी थी और ठीक ठाक नाराजगी थी, और ऐसा लग रहा था कि ये भारी पड़ सकती हैं, और ये उपचुनाव में हमने देखा भी है। उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, हिमाचल के, राजस्थान के, पश्चिम बंगाल के, उनमें और बहुत सारे कारण होंगे, पर एक कारण तो ये भी था, महंगाई का भी था, कि भाई आप जब सत्ता में नहीं थे तब आप तरह तरह की बातें करते थे। स्मृति ईरानी भी सिलेंडर जो है वो कंधे पर उठा करके प्रदर्शन करती थी। लेकिन अब क्या है, अब क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि गैस सिलेंडर भी कहाँ चला गया है, मतलब, और उसकी सारी सब्सिडी धीरे धीरे आप खत्म कर रहे हो। इसी तरीके से पेट्रोल डीजल का सवाल भी था। तो इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव से कुछ महीने पहले इन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। पर जो कांग्रेसी सरकारें हैं, चाहे अशोक गहलोत हों या दूसरे लोग हों, अशोक गहलोत ने भी संकेत दिए हैं परसों के कम करेंगे, लेकिन वही बात होती है कि पहल कौन कर रहा है, और उसी समय अगर वो लोग भी करते तो शायद उनको अपनी जनता का उस तरीके से नाराजगी का सामना नहीं करना पड़ता। पर चूंकि राजस्थान में तो चुनाव है नहीं, तो जिन राज्यों में चुनाव है वहीं इसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। अब राजस्थान में जाकर के 2023 में चुनाव है, तो तब तक हो सकता है कि अशोक गहलोत, जो जादूगर के नाम से मशहूर है, कुछ जादूगरी कर लें। पर वो देखने वाली बात होगी कि वो क्या होगा। जहां तक इनका प्रश्न है, जो आपने गाजियाबाद का जिक्र किया है, या जो दूसरी चीजें हैं, मुझे लगता ये है कि देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो कद बन गया है, जो रुतबा बन गया है, और जिस तरह की उनकी लोकप्रियता दिखाई देती है, और लोगों का जो उन पर अगाध विश्वास, मतलब जम गया है, एक तरीके से कहना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में निकल जाइए, और उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, मैं जब हरिभूमि का एडिटर था तो हरियाणा में था, और वहाँ रोहतक में उसका हेडक्वार्टर था, तो वहाँ बैठता था। वहाँ भी बहुत सारे परिवार मुझसे मिलते थे, तो वहाँ भी योगी की तारीफें होती थी। और क्या वजह है कि योगी को अलग अलग राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं, यहाँ तक कि हैदराबाद के ग्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी योगी को याद किया जाता है, उनकी ज़रूरत महसूस की जाती है। तो ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई है, इसलिए जब उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है तो राजनीतिक प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ पढ़ते हैं। 2018 में राजनाथ सिंह ने पढ़ा था। इससे आप महसूस कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अल्टीमेटली अल्टीमेटली मतलब कुछ लेकिन किंतु परंतु और कुछ मतभेदों की खबरों के आने के बाद ये तो स्वीकार कर लिया गया है ना कि योगी को ही चीफ मिनिस्टर बनाना है, अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी अच्छे तरीके से समझता है। ये ठीक है कि 2014 में नरेंद्र मोदी का बनारस से लड़ना, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को तो उन्होंने एक तरीके से संवार ही लिया, अपने साथ जोड़ ही लिया, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसका एक संदेश गया था। लेकिन 2014 में जो इन्होंने कमाया था, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने, और 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने जो पुरुषार्थ दिखाया, 24/7 जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर काम किया है और एक मैसेज छोड़ा है पब्लिक के बीच में, जो मैसेज उन्होंने अभी कैराना से भी दिया है। एक छोटी बच्ची को अपने बराबर में बैठा करके ये कहना कि डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बराबर में बाबा बैठे हुए हैं,
ये केवल उस बच्ची से नहीं कहा उन्होंने, पूरे उत्तर प्रदेश की युवतियों से, महिलाओं से कहा है कि गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है, अब उनका इलाज करने वाला आ गया है। तो योगी आदित्यनाथ का जो मतलब लोकप्रियता का लेवल है, वो बहुत ऊपर है इस समय संजय जी। और मुझे लगता है कि कोई गाजियाबाद के किसी को आप महामंडलेश्वर बना लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ की सेहत पर और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर और परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ने वाला है। एक बात और मैं कह रहा हूं, 2022 का जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, इसके बाद आपको यहां एक राजनीतिक अस्थायित्व दिखाई देगा बहुत लंबे समय के लिए। ये जो परिवर्तन होते थे ना, कभी यदुवंशी और कभी मायावती जी, ये जो जैसे रोटी को सेका जाता है उलट-पलट करके, ऐसे जो प्रयोग होते थे, वो प्रयोग उत्तर प्रदेश में बंद होने वाले हैं 2022 के बाद। अब वापस चलते ओमकार हैं सर की अभिषेक बात से जी एक के बात पास। याद आ गई सर। हाँ, आप जरा, हाँ, आपने अभी यति जी का इंटरव्यू भी किया था जी और नहीं, उस उन्होंने तो विषय में जी उस पे आप भी काफी आता हूँ मैं। दूर तक, जी हाँ, तो थोड़ा वो भी अ, बताएं। दोनों बताता हूँ। सबसे पहले कि एक बात, ये जो सेकुलरिज्म के कीड़े अचानक से मंदिर मंदिर जाते हैं और हिंदुत्व की पिच पे जब बैटिंग करने आते हैं, तो सर जिस पिच पे ये खेलना चाहते हैं योगी जी के सामने, उस पिच पर हिंदुत्व की जो है भस्म रगड़ के, मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल पे जो ठेठ भाषण होते हैं उसका भभूत और भस्म रगड़ के योगी जी बैठे। हिंदुत्व की पिच पे कोई योगी जी को हरा दे, ऐसा माई का लाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं। और वही बात ओमकार सर ने बोली कि जहां से इन्होंने पिक किया कैराना, और जो अब पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, अखिलेश यादव पहला ब्लंडर कर चुके हैं। और आपने संजय सर बिल्कुल सही पकड़ा है कि बड़े ही स्मार्टली असदुद्दीन ओवैसी ने जिन्ना को क्रिटिसाइज कर दिया। यानी मुसलमान का जो ये लेना चाहते थे, वो पूरी तरह से अपने साथ ही इंटैक्ट रखा कि देखो तुम पे ये देशद्रोही का भी इल्जाम लगवा देगा, तुमको देशद्रोही बनवा देगा, सब करवा देगा, इनके चक्कर में मत पड़ो, जिन्ना का विरोध करते रहो। तो ओवैसी जो मैसेज देने का कोशिश कर रहा है। अब मैं गाजियाबाद में के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी पे, उन्होंने अभी वसीम रिजवी साहब के साथ भी लाइव कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें कहा था कि अनकंडीशनल योगी जी को मैं सपोर्ट करता आया हूं और योगी जी आखिरी उम्मीद है हिंदू। अब एक तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसमें कोई यति नरसिंहानंद गिरी जी जैसा आदमी आकर के ये कहे कि हिंदुओं की आखिरी उम्मीद है योगी जी, तो इसका मैसेज ये जाएगा कि योगी जी पोलराइज करे ना करे। अखिलेश ने तो कर दिया, और यहां से बिना योगी जी के बोले जो है वो बिना पॉलिटिक्स में गए हुए नरसिंहानंद सर और उनके फॉलोअर सर सिर्फ गाजियाबाद में, मेरठ में भी मुझे मिल जाते हैं, अब बनारस में भी मिल जाते हैं। अब एक अलग हो रहा है, कुछ ऐसा है जो हमें समझने की जरूरत है कि हिंदू सर बहुत क्विक रिएक्शन दे रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। इंडिया पाकिस्तान के मैच में पटाखे उधर से फूटे, रिजल्ट देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद, सॉरी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच पटना में सर रात भर पटाखा फूट रहा है। अब मैं ये कंफ्यूज हूं, आज दिवाली नहीं, छठ नहीं, और पटाखे चल रहे ऑस्ट्रेलिया की जीत पे। ऐसा कभी हिंदू ने रिएक्ट नहीं किया था। अब अमरावती में जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, इस अमरावती रैली को में जो कुछ भी, और नांदेड़ में ये जो मुसलमानों की रैली हुई, एक फेक न्यूज चलाया मैग्सेसे वाडधारी, जिसकी मैं मिमिक्री करता हूं। नमस्कार, मैं मैग्सेसे वाडधारी, बताइए त्रिपुरा में किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पे। एक कंप्लीट फेक न्यूज, मस्जिद जलाई गई, तोड़ी गई, और उस फेक न्यूज के आधार पे नांदेड़ में मुसलमानों की भीड़ जुटती है, दंगा शुरू हो जाता है, तो किसको गिरफ्तार किया जाए? क्यों ना बरखा दत्त से लेकर के राणा अयूब से लेकर के रवीश कुमार से लेकर के सबको पहले अरेस्ट किया जाए, क्योंकि फेक न्यूज तो फैलाई इन्होंने थी।
और ये नांदेड़ में जो कुछ भी हो किसके बाद जो पूरा ये अमरावती में आजकल हो रहा है, इसमें सपोर्ट किसका था? कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, भीम आर्मी का, और मुसलमान संगठनों की तो बात ही नहीं करता, उनका तो अनकंडीशनल सपोर्ट रहता है। पर इन्होंने सपोर्ट तो किया था ना। आने वाले जब ये यूपी चुनाव का जो टेम्परेचर बढ़ेगा सर, आपको क्या लगता है कि ये टेम्परेचर रिएक्शन हमें आगरा में देखने को मिला? मैं आने वाला था वही सर, रिएक्शन हमें आगरा में देखने को मिला। तो ये चीजें होंगी सर। और इस पिच पे मैं अभी भी कह रहा हूं कि भस्म और भभूत रगड़ के जो बैठा हुआ है हिंदुत्व की पिच पे, योगी जी को आउट करने वाला कोई अभी गेंदबाज नहीं आया। आप तो क्रिकेट को ज्यादा अच्छा समझते हैं, आपसे ज्यादा अच्छा कौन समझेगा? हाँ, ये तो मेरे बात है हिसाब कि एक तरह से आत्मघाती प्रवृत्ति जिस तरह से दिख रही है। आपने एक तो जिम्बाब्वे की टीम होती थी ना सर बचपन में, हम लोग मतलब अभी तो नहीं है कि मतलब मैंने वो एक लगता था। बात बोली थी कि वो हाँ पोलराइजेशन रोकने वाला जो एक उदाहरण मैंने दिया था, जिसको ओंकार जी ने भी कहा कि भाई वो कितने महारत प्राप्त लोग थे, लेकिन वो आपने बहुत निकटता से देखा होगा। और बिल्कुल जब तक उस स्तर की मैच्योरिटी नहीं हो किसी राजनेता में, तब तक उसे ये खेल खेलना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिहार में सर कोशिश की गई थी कि उनके मुंह से निकल भी गया था लालू प्रसाद यादव के, हम्म, तो लालू यादव जी ने इमीडिएट उसी दिन अगले रैली में ये बात कह दी कि उस वक्त मेरे जबान पे शैतान बैठ गया, वरना हम तो यदुवंशी, हम तो गौपालक हैं। और बहुत ही देखिए सर, लालू यादव को तो मैं बचपन से देख रहा हूं, आपको वो हिंदुत्व की पिच पे जाने ही नहीं देगा। वहां इन्होंने पिच बदल दिया था, मोहन भागवत जी का एक बयान आ गया था आरक्षण पे, और कास्ट कार्ड खेलने में सर लालू यादव से बड़ा कोई पॉलिटिशियन बिहार में। आप इतना बड़ा पॉइंट दे दीजिएगा आरक्षण पे, पूरे बिहार में एक हवा बना दिया, अरे बाप रे बाप, ये सब संघीय है, ये सब आ जाएगा तो आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। बीजेपी का ओबीसी वोट हवा हो गया और बीजेपी 55 सीट पे आ गई। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं सर, यहां तो इनके पास यादव और मुसलमान में सिया, और हटा दीजिएगा ठीक है, सिर्फ सुन्नी रखिएगा, तो 16% और 8% 24% हो गया। मैक्सिमम यहां वहां से आरएलडी से गठबंधन करके जाएंगे तो 28, 29, 30% जाएंगे। और 2019 के चुनाव में योगी और एनडीए को, मतलब बीजेपी एनडीए को 51% वोट मिला है सर, नाराजगी एक के इसमें बावजूद। एक गड़बड़ और आप इसमें कर रहे हैं। क्या सर? आप ये मान के चल रहे हैं कि यादव वोट 100% इनको पड़ेगा। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं सर, मेरे ये कहने का मतलब है हाइपोथेटिकली मैक्सिमम अगर दिया, जो कि अपने जीवन में 28% लेके गए हैं अखिलेश यादव 2012 में, उससे ज्यादा कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिला यूपी के इतिहास में। वो हाइपोथेटिकली मान लीजिए सर कि पता नहीं 31% एबीपी वाले कौन सा नशा करके वोट दे गए हैं, परसेंटेज दे गए, लेकिन फिर भी तो 28% लेके भी जाएंगे सर। 13% का ये गैप है सर, और यहां तो लैंडस्लाइड हो जाता है 13% में से, अभिषेक, लैंडस्लाइड। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें जोड़ना चाहता हूं। अभी जो संजय जी ने कहा है ना, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2017 में भी आरएलडी और समाजवादी पार्टी साथ थे, जी, और 2019 के चुनाव में भी साथ थे। उसमें तो बल्कि बीएसपी भी साथ थी। 2019 के चुनाव में तो बीएसपी भी साथ थी। तो अगर जाट, जाटव और मुसलमान ये सारे एकजुट होकर के इनको पढ़ते, तो वेस्ट यूपी में भारतीय जनता पार्टी का भुस भर जाता। इनके तीनों के साथ आने के बावजूद अगर क्लीन स्वीप हुआ है भारतीय जनता पार्टी का पूरे वेस्ट यूपी में, तो आप ये समझ लीजिए कि कास्ट बेस पर अब वोट नहीं पड़ते हैं, वो बंद हो चुके हैं। बिल्कुल परफॉर्मेंस सही के है। बल पर ही वोट पड़ेंगे। ये जो लुटियन मीडिया एक कास्ट बेस पर अंक गणित बनाता है और नेताओं को जो है वो चने के पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करता रहता है, वो जमाना अब गुजर चुका है, अब उससे चीजें आगे निकल चुकी हैं।
संजय सर एक ऐड करूंगा बात, आज हाँ आपके शो में फिर से बोल रहा हूं, अगर 40% से कम जाट वोट बीजेपी को पश्चिमी यूपी में मिलेंगे ना, नाम बदल देंगे सर, बिहारी स्टाइल में थोड़ा सा बोल दिए, मतलब चैनल पे कभी ओपिनियन पोल नहीं करेंगे 40% मिनिमम, क्योंकि हम देख रहे हैं सर बैठ करके वहां पे चौधरी साहब लोग हमारे लड़कों को बुला के बिठाते हैं और राकेश टिकैत को सर, मतलब अब बदनामी हो रही है सर उसकी, ये जो मीडिया दिखा रहा है, ओमकार सर बेहतर बताएंगे क्योंकि वहीं से है, बदनामी हो रही है सर। अब वो फ्रस्ट्रेशन में है, गुस्से में है, हमको तो लगता है कि एक आध चौधरी साहब कोई पीट न दे, ये स्थिति नहीं बन गई नहीं, है राकेश अभी टिकैत। अभी ये समय आने वाला है, थोड़े दिन बाद राकेश टिकैत जैसे ही दिखाई देगा, कैमरामैन और जो संवाददाता है वो बच करके भागेगा, दूर दूर भागेगा उससे, क्योंकि लोग इसको देखना बंद कर चुके हैं। बिल्कुल अब लोगों में एक गुस्सा आने लगा है उसको देख देख करके, मतलब ओवरडोज दे रहे हैं अब टेलीविजन चैनल और समाचार चैनल। तो अभी तो वो संवाददाता भी पिटना शुरू होंगे जो जा करके माइक लेकर के इनके इंटरव्यू लेते हैं, वो भी फिर राकेश टिकैत को देखकर भागना शुरू करेंगे। तो अब आइए, अब दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। जी सर। तो आज का फिगर बता दीजिए आप। 280 सर, आज का फिगर 280 प्लस, और ये अभी भी अपस्विंग ही में दे रहा हूं सर, इससे ऊपर जाएगा, कम नहीं हो रहा है सर, मैं जितने सर्वे पर बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं, अभी तक की स्थिति में 280 मेरा सर ये है, उससे ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं सर। और मैं 107 सीट दे रहा हूं सर सिर्फ पूर्वांचल में। अच्छा, और हमारे अखिलेश बाबू जी? सर अखिलेश यादव सर अंडर 100 है सर, भले दुनिया में कोई कुछ बोले, मैं पहले भी अंडर 100 बोल रहा था, और ये आदमी 100 सीट नहीं जीत रहा है। इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। मुझे समझ में नहीं आता कि बड़े बड़े एक्सपर्ट कैसे यूपी को देखते हैं सर। मेरी टीम इतनी अब बड़ी हो गई जयपुर डायलॉग्स की कि एक तरफ साइनिंग इंडिया और राजधर्म की अर्चना जो है वो अलग काम कर रही है, उनसे हमारा फीडबैक होता है कि आज आप लोग कहाँ गए, रोज रात को हम बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी टीम अलग काम कर रही है, हम ऑलरेडी 3-4 बार कई कई जगह पे, जैसे आजमगढ़ की बात करते हैं, आजमगढ़ में जयपुर डायलॉग्स अभिषेक तिवारी की शो गई, टीम गई आजमगढ़ में, ऑलरेडी राजधर्मा की टीम जा चुकी है और साइनिंग इंडिया, और ये तीनों हम लोग आपस में शाम को बात करते हैं कि आज ये हुआ, ये फीडबैक मिला, कास्ट वाइज ये समीकरण निकालते हैं, कितने यादव से बात किए। और एक बात का हमने विशेष ध्यान रखा है कि अपने सर्वे में 19% मुसलमानों को जो जातीय उनकी है, सिया सुन्नी और पशमंदा अशराफ जो भी, उसके हिसाब से 19% उस तबके का जरूर लिया जाए, बाकी मिस होना हो। तो इस बार ये वाला एंगल नहीं चलेगा कि 100% मुसलमान। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं नहीं, ये तो ये बहुत बड़ी एक, मुझे तो लुटियंस मीडिया की ही साजिश है कि वो मुसलमानों को तो एक मुश्त दिखाते हैं और हिंदुओं को बटा हुआ दिखाते हैं, तो आप जबकि मुसलमानों में डिवीजन उतने ही हैं जितने हिंदुओं। बिल्कुल। ये आपने पहली बार ऐसा काम किया है, इसके लिए आपको बधाई।